था भाई? घूम रहे हैं सब। बैठ जाओ सारे, बैठो सब लोग। बैठो जल्दी। हेडिंग डालो। हाँ बस। अरे भाई बस, चुप हो जाओ सारे। पढ़े। एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ। हाँ खड़े रहेंगे। बैठो बैठो। ए, एक मिनट, शांत हो जाओ। टॉपिक के नाम देखो फटाफट से। टोटल ये टॉपिक्स है आपके पास क्लास 12th के। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो। इससे 4 आएगा, इससे 6, इससे 7, 1 से 2, इन तीनों से मिला के 6 से लेके 8 तक चला जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। अब सुनेंगे सब लोग बेटा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन 2013, 14, 15, 16 तक आए थे। 17 में भी शायद इतना ही था। 18, 19 में 1-2 क्वेश्चन कम हो गए थे। ठीक है, तब तक सिलेबस डिलीट नहीं था। अब क्या है, सिलेबस डिलीट होने के बाद इधर सुनेंगे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। क्लास 12th में टोटल 13 चैप्टर बचे हैं बायो में आपके। क्लियर? उसमें से ये वाले चैप्टर्स मेरे पास हैं। टोटल ये 3 3 6 7 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर एमडी सर के पास है। ठीक है, इनमें इनके मार्क्स मैंने लिख दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 की उम्मीद इसलिए है क्योंकि सिलेबस डिलीट है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट गया तो उसका एक क्वेश्चन इसी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और बस भाई ध्यान दो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बड़े हुए मिलेंगे आपको इस साल। ठीक है, उससे भी 5 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। अब मुश्किल टॉपिक्स क्या है और किस तरीके से 12th को पढ़ना चाहिए, हमारी अप्रोच कहां पर कहां गड़बड़ होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट प्योर एनसीईआरटी से रखना है। कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा डाटा है, वो बहुत थोड़ा है। और वो डाटा सिर्फ क्या है कि जो कोई पीवाईक्यू है, जैसे एक क्वेश्चन आता है होलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल, वो 2016 नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। नहीं तो उसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आएगा नहीं। ऐसे ही क्या है, जो पीवाईक्यू में एक्स्ट्रा डाटा है वो मैं लिखवा दूंगा, पर उसके अलावा इससे एक्स्ट्रा डाटा आता नहीं है। पर डीप एनसीईआरटी पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है कि सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट में, तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ऐसे छोटी छोटी माइन्यूट लाइनें इस चैप्टर से पूछता है। तो इस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की आसान है एनसीईआरटी, मैं कुछ क्लास में कराऊंगा और खुद से रीड करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, आपको एक असाइनमेंट तो आपको जो मिल जाएगा लगभग शायद 150 क्वेश्चन के आसपास का है, उसको आप बना लेंगे, वो ठीक है। इस चैप्टर का एक मुश्किल क्वेश्चन जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा था, वो क्या था, वो जनरेशन वाला क्वेश्चन था, प्लांट किंगडम से रिलेट करके। उसमें ये पूछा गया था कि किसके अंदर 2 जनरेशन प्रेजेंट है, और वो क्या पूछना चाह रहा था, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पूछना चाह रहा था। इस चैप्टर का क्वेश्चन मुश्किल तभी बनेगा जब वो उसको जाकर प्लांट किंगडम से जोड़ेगा, नहीं तो इस चैप्टर का मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, अरे भाई इधर को ध्यान दो, है ना। अब सुनो, एक क्वेश्चन इसका आएगा मेल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में से, जिसमें कई बार आ चुका है -196 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा रोजेसी, सोलेनेसी, लिली और क्या नाम है लेग्यूमिनोसा से लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ पॉलन, एक्साइन के बारे में आ चुका है, फॉसिल्स में एक्साइन की वजह से प्रिजर्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो एंथर वाले पार्ट से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पॉलिनेशन से जरूर आएगा, कई बार 2 आते हैं। पॉलिनेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है।
तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो सिनगैमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ वाले पार्ट से। फोर्थ क्वेश्चन या तो फ्रूट से आएगा, सीड से आएगा, या एपोमिक्सिस। तो लगभग फिक्स रहती है कि कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। एक टाइम ऐसा था कि पॉलिनेशन से हर साल 2 क्वेश्चन आते थे, और 2-3 साल तक तो एक टॉपिक था ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी पूछा गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आसान चैप्टर है, आप एनसीईआरटी और टॉपिक ठीक से समझ लोगे बन जाता है। सिर्फ कंफ्यूजन कहां पर है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जिसका लिंक कहां बनता है, प्लांट किंगडम से। बाकी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, मेगास्पोरेंजियम इज अनदर नेम फॉर ओव्यूल। समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो आसान आएगा क्वेश्चन, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम पढ़ेंगे, पहले वाले पार्ट को हम अच्छा पढ़ते हैं पर उससे क्वेश्चन उतने नहीं आते। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो सेकंड हाफ से आते हैं। सेकंड हाफ का मतलब लिंकेज से चालू करके म्यूटेशन हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। और एक पार्ट जो क्वेश्चन का बनता है वो ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मेंडल वाले पार्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर मेंडल वाला पार्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हम लोग जो 12th करेंगे, मैं प्रॉपर आपको बताते हुए चलूंगा कि आपने यहाँ यहाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन को लेके। रीजन क्या है? क्योंकि 12th में आपको टाइम कम मिलेगा पढ़ने का, पहला तो उसके साथ आपको 11th रिवाइज करनी है, तो 11th में समय बहुत था, तो 12th में हम और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे। जब मैं मना कर दूं कि इसके आगे नहीं पढ़ना, तो प्लीज छोड़ देना। ठीक है? ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं तो नहीं करने, उसमें कोई फालतू सवाल नहीं, क्यों नहीं करने, कैसे नहीं करने, वो कोई सवाल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। नोट्स जिसके पास पुराने हैं चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में चल जाते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट ईयर से थोड़ा और कंप्रेस करूंगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर जब ज्यादा फैला के पढ़ाते हैं वो चैप्टर समझ आ जाता है, याद नहीं होता। क्लियर है? तो इन दोनों चैप्टर को मैं हल्का कंप्रेस इस साल कोशिश करूंगा कि आपके लिए कर दें, ताकि आपको आसानी हो जाए। इनके नोट्स मैंने हैंड रिटन दिए थे लास्ट ईयर, हाथ से लिखे हुए, वो काम आएंगे इस साल। ठीक है? वो मैं जब स्टार्ट करूंगा आपको दोबारा दे दूंगा। क्लियर है? माइक्रोब शायद मैं बैच में ना कराऊं, आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में ही कराऊंगा, क्योंकि माइक्रोब का कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ एक बार लेक्चर देख के 50 क्वेश्चन जो मैं आपको दे दूं वो सॉल्व करने, उसके बाहर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? इसका मैक्सिमम क्वेश्चन 2 जगह से आता है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, और एक क्वेश्चन आता है वो जो एक टेबल बनती है ना, पैक्टिनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिने, वहीं से आता है इसका क्वेश्चन, उनको वही पसंद है। क्लियर है? ठीक है। इनके क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, पर यह है कि हाँ, सिलेबस डिलीट होने के बाद से ये मैनेजेबल है। इकोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इकोलॉजी मान के चलो 6, 7, 8 क्लास में, 8 क्लास में पूरे तीनों चैप्टर कराए जा सकते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी छोटा है, ऑर्गेनिज्म में से कट गया डाटा। ठीक है? और इकोसिस्टम छोटा है, उसमें से एक तो वो कट गया आपका, प्लांट सक्सेशन, है ना? हाँ, और वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स कट गए। तो ये पता रहेगा आपको कहां से क्या पढ़ना है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार टॉपिक्स के नाम लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के। हमारे पास क्या क्या है बच्चे, जिन्होंने लिखने नोट्स लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, और क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहां से मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है? मुझे यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? यहां से मुझे एक क्वेश्चन मिलता है, इनको एपोमिक्सिस और ये वाले में से एक क्वेश्चन मिलता है। एक पहले लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास यहां से आते थे। पॉलिनेशन से श्योरली क्वेश्चन आएगा। ठीक है? पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन श्योर आता है, कि वो एक क्वेश्चन वहां से देते ही है। और क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट गया है, इस वजह से इसकी वेटेज आपको बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है? पर किसी भी साल किसी पर्टिकुलर चैप्टर से वो ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं। एक साल इकोसिस्टम से 7 क्वेश्चन थे, उनका कोई मन करेगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 दे देंगे। ठीक है? कोई पैटर्न नहीं है ऐसा, लेकिन नॉर्मली हमें देखा जाता है इस चैप्टर से 4 है। हाँ, मतलब उनका कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इससे इतने आते हैं। उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो आज कहाँ से पेपर बनाने का मन है। ठीक है? क्योंकि पेपर बहुत रैंडम बनता है। चलें चालू करें। लिख लिया?
चले स्टार्ट करें चैप्टर। बोलो, टॉपिक के नाम लिख लो बस। ठीक है भाई, कल आप डाउट पूछ सकते हैं उसके बायोमोलिक्यूल के, है ना। डोपा प्राइम बना लें अपना बायोमोलिक्यूल का। हाँ, आपको भेज दिया मैंने, टेलीग्राम पे डाल दिया ना। है, तुम्हें फुर्सत नहीं है पढ़ने से तो क्या होगा भाई। है बेटा। हाँ, बाकी कहीं ट्वेल्थ खत्म हुई है अभी नहीं, प्रॉपर में। कहाँ, ट्वेल्थ खत्म हो गई तो हमें बता रहे हो। है, दुनिया के काम कौन सी कोचिंग का नहीं पता होगा हमें, कहाँ क्या चल रहा है। है, नहीं नहीं, सबका पता है भाई। अब एक ही पॉसिबिलिटी रहती है कि कम से कम वैसा टीचर लाओ जो कम समय में लपेट के करा दे। सारी कोचिंग का वही हो गया है, शुरू में बढ़िया चल रहा है, बाद में वो लपेटना चालू कर रहे हैं अब। हाँ, अभी तुम वो देखना ना, इकोलॉजी सुबह से शाम खत्म होगी। हाँ, मुझे पता है सारा। ठीक है, प्लीज ध्यान से करें बेटा, आप लोग आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसको प्लांट किंगडम से लिंक करना है। हाँ भाई, किसको किसको याद है बेसिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने कुछ पढ़ा था नहीं पढ़ा था। मैं थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या होता है। ध्यान से देखेंगे हमारे पास, जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, थोड़ी सी बातें सुनो ताकि आप रिलेट कर सको। जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि एल्गी के अंदर मियोसिस जाइगोट में होती है। जाइगोट हमारे पास स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में मियोसिस होती है कैप्सूल के अंदर। टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गए थे स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफाइट पे लगता है। वो टेरिडो में होता है, जिम्नो में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो आपके घर के पार जो भी ट्री हैं वो क्या है, हमारे पास कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट है। गेमेटोफाइट स्टेज, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, तो गेमेटोफाइट स्टेज इनकी नॉन ग्रीन होती है। नॉन ग्रीन होगी, उसके अलावा डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। उसके अलावा रिड्यूस होती है। यहां पर रिड्यूस शब्द का मतलब है लेस सेल्स। क्या है, लेस सेल्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो हमारे पास गेमेटोफाइट स्टेज एंजियोस्पर्म में, गेमेटोफाइट स्टेज के जो नाम है, एक नाम है हमारे पास पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, गैमेटोफाइट होता है, मेल। सही है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म में क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, दूसरी चीज, गैमेटोफाइट स्टेज नॉन ग्रीन होती है, डिपेंडेंट होती है, रिड्यूस्ड का मतलब होता है लेस सेल्स। पॉलन ग्रेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेरे पास 2 से 3 सेल होते हैं। तो पॉलन ग्रेन एक गेमेटोफाइट है जिसमें बहुत कम सेल्स हैं। ऐसे ही मेरे पास एक गेमेटोफाइट और होता है इसके अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसपे ऐसे सिनर्जिड्स हैं। ये है एंटीपोडल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमेटोफाइट। यस, एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमेटोफाइट। अब कौन बताएगा कि एम्ब्रियोसैक के अंदर हमारे पास या किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो नॉन ग्रीन डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? किसी भी सेल में, ना सिनर्जिड्स में, ना एंटीपोडल में, ना सेंट्रल सेल में, किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि गेमेटोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। सेम पॉलन ग्रेन में होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हम यहां पर ये देख रहे हैं कि इनकी जो गेमेटोफाइट है वो ये है। स्पोर कहां बनेंगे? स्पोर प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर? प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम। किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोरेंजियम कहां प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है फ्लावर में। कहां प्रेजेंट होता है? फ्लावर में। इतनी बात समझ में आ रही है?
आप याद करो, टेरिडोफाइट में स्पोरेंजियम या तो लीफ के नीचे प्रेजेंट थे या कोन में प्रेजेंट थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजियम मेल और फीमेल कोन में प्रेजेंट थे, यहां पर स्पोरेंजियम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो मेरे पास जो सीड है, सीड जर्मिनेट करके जो प्लांट बना रहा है, उस प्लांट को हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं। अब स्पोरोफाइट की हमारे पास ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने के बाद इसमें हमारे पास ये बनती है फ्लोरल बड, जिसको हम कहते हैं फ्लावर का प्राइमोर्डियम। ठीक है? और ये तब बनती है जब दो तरह के चेंज होते हैं, पहला हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। मेरी बात समझे ध्यान से, हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज होने से ये बनती है। कैसे हार्मोनल चेंज हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। तो मान लो ठंड का टाइम आ गया है, ठीक है, उसके बाद दिन की लंबाई अब बढ़ेगी। तो जब दिन की लंबाई बढ़ रही है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करता है। तो जैसे ही दिन की लंबाई उसे मिलती है तो प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? नॉर्मल बड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? फ्लोरल बड में। तो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल बड, स्ट्रक्चरल चेंज के बाद हमारे पास ये क्या बनती है? फ्लोरल बड बनती है। वो कन्वर्ट होती है किसमें? फ्लावर में। तो फ्लावर के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है स्टेमन और ये स्ट्रक्चर है पिस्टिल। इनके अंदर स्पोरेंजियम होता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे कि घर के बाहर जो प्लांट है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है? स्पोरोफाइट है। समझ में आ रहा है? उनके अंदर हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसमें फ्लावर बनता है। फ्लावर बनने से पहले उनमें होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है इस बात को, हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। कैसे चेंज होते हैं? हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। उसके बाद बन जाता है फ्लावर प्राइमोर्डियम या फ्लावर की बड। फिर हमारे पास फ्लावर आता है। फ्लावर में हमारे पास स्पोरेंजियम कहां प्रेजेंट है? जैसे जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है मेल कोन और फीमेल कोन में, यहां पर प्रेजेंट है स्टेमन और पिस्टिल में। समझ में आ रहा है? स्टेमन और पिस्टिल में। तो इसका मतलब मियोसिस कहां होगी? पिस्टिल के अंदर होगी और स्टेमन के अंदर होगी। तो पिस्टिल के अंदर कहां होगी? ओवरी के अंदर। पिस्टिल के अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर होगी और यहां होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर होगी। और उस मियोसिस से मेरे पास क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट क्या है? मेल और फीमेल। मेल वाले का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। फीमेल वाले का नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। आप सुने ध्यान से बेटा, ध्यान सुनो। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से बनेंगे स्पोर। अगर आपको याद हो ब्रायोफाइट, वहां पर स्पोर बने थे कैप्सूल के अंदर, वो स्पोर बाहर निकल के गए थे और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाया था। ठीक है? टेरिडोफाइट में, होमोस्पोरस में भी स्पोर बाहर निकल के जाते हैं और प्रोथैलस बनाते हैं। याद आ रहा है? क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि स्पोर बाहर नहीं निकलते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके स्पोरेंजियम में से स्पोर बाहर निकलते हैं? टेरिडोफाइट में से। सही है? या किसके कैप्सूल में से निकलते हैं? ब्रायोफाइट में से। जिम्नोस्पर्म में स्पोर वहीं रहता है, बाहर नहीं आता। स्पोर वहीं रहकर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जिम्नोस्पर्म में भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट था। कैसा था? डिपेंडेंट था। यहां पर भी डिपेंडेंट है। फर्क क्या है कि जिम्नोस्पर्म में आप प्रॉपर फीमेल गैमेटोफाइट बनाकर उस पर आर्किगोनियम बनाते थे। यहां पर क्या है, इसी स्ट्रक्चर को फीमेल गैमेटोफाइट बोला तो आर्किगोनियम ना बन के यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है एग एपरेटस। तो जो काम आर्किगोनियम करता है वो काम यहां पर एग एपरेटस करेगा। क्लियर है? जो काम आर्किगोनियम कर रहा था वो काम कौन करेगा? एग एपरेटस। जो काम वहां पर कौन करता है वो काम यहां फ्लावर करता है। समझ में आ रहा है? वहां क्या कंडीशन है कि मेल और फीमेल कौन अलग है, अलग अलग कौन है, मेल और फीमेल कौन अलग है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिस पर पिस्टिल और स्टेमन सेम फ्लावर में है। समझ आ गया? समझ आ रहा है?
यहां पर कुछ प्लांट या बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसपे पिस्टिल और स्टेमन सेम प्लांट में, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम सेम फ्लावर में बन रहा है। समझ आ रहा है? वहां पर मेल और फीमेल कौन क्या होते थे? अलग अलग होते थे। वो सेम प्लांट पे भी हो सकते थे, अलग प्लांट पे भी। अलग प्लांट, सॉरी, सेम प्लांट का एग्जांपल पाइनस था। ठीक है। यहां पर क्या ऑप्शन है? यहां पर एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन है। दूसरा ऑप्शन, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर हैं। समझ में आ रहा है? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में, विच इज सिमिलर टू मेल कौन फीमेल कौन सेम ट्री, लाइक पाइनस। समझ में आ रहा है? इनको रिलेट करो, नहीं तो गड़बड़ होगी। कहां फंसोगे बताता हूं, यही टॉपिक में फंसोगे। आपको क्या याद करना है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट नॉन ग्रीन है, डिपेंडेंट है, और कैसा है? रिड्यूस है, लेस सेल्स हैं। लेस कितने सेल्स हैं? यहां पर 2 से 3 सेल पॉलन ग्रेन में है, और 7 से 8 सेल कितना है? याद है? 7 सेल एम्ब्रियोसैक में है। इसमें कितने सारे सेल हैं देखो। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट में 200, 500, 700 सेल हो सकते हैं, पर एंजियोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट भी हाईली रिड्यूस्ड है। समझ आ रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। क्लियर है? और हमेशा याद रखो, गेमेटोफाइट का मेन काम क्या होता है? गैमेट बनाना। वो काम ये कर रहे हैं। जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट हैं, यहां पर एक फीमेल गैमेट है जिसका नाम एक्सेल है, तो ये वो काम कर रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। यहां पर वो काम हो रहा है कि गैमेटोफाइट का मेन काम क्या है? गैमेट्स बनाना। वो गैमेट्स ये बना रहे हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियोसैक गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा गैमेटोफिटिक जनरेशन है, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा हैप्लॉइड है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा स्पोरोफिटिक जनरेशन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा डिप्लॉइड है। तो ये जो प्लांट है, ये जो ओवरी है, ये जो स्टेमन है, ये सब डिप्लॉइड है, क्योंकि सब कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जनरेशन में एम्ब्रियो सैक आ जाएगा, उसके सारे सेल्स आ जाएंगे, पॉलन ग्रेन आ जाएगा। गैमेटोफिटिक जनरेशन, जनरेशन समझ में आता है? हैप्लॉइड। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। तो हम इसी के अराउंड पढ़ेंगे। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, इन पे खास ध्यान रखना। इस पूरे चैप्टर में आसान चैप्टर रहता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूं। बच्चा 11th में कुछ नहीं पढ़ता, 12th में जाता है तो ये पहला चैप्टर उसको समझ आता है, तो उसको सब समझ आ जाता है, पर कहां रिलेट नहीं होता। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चीजें प्लांट किंगडम से रिलेट नहीं होती, क्योंकि आपने प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है अगर ठीक से, तो ये रिलेट करना, क्योंकि जनरेशन वाला क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या आया था, उसने पूछा था कि 2 जनरेशन कहां पर है। जनरेशन बताता हूं कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीड कोट है, ये सीड बनेगा ओव्यूल से, तो सीड कोट जो होता है वो इंटेग्यूमेंट से बनता है, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड होता है, तो इंटेग्यूमेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? फिर उसने बोला एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो वो जनरेशन वाला क्वेश्चन था जो गलत हुआ था बच्चों का, उनको पता ही नहीं चला था क्वेश्चन में क्या करना है, वही गलत हो सकता है। बाकी इस टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी में डाटा बहुत कम है, आराम से कर ले जाओगे, उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर आसान है। पॉलिनेशन सबसे इजी टॉपिक में से है, पर डाटा है उसमें ठीक ठाक। पॉलिनेशन से उसने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। अगर टोटल मान लो मुझे, मेरे पास 60 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में से, उसमें से 20 आपको पॉलिनेशन के मिल जाएंगे, चाहे वो विंड पॉलिनेशन हो, वाटर पॉलिनेशन हो, वो सारे। ठीक है? क्लियर है? चालू कर रहे हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग प्रॉपर स्टेमन से स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी करो, लिख लो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कितनी क्लास में खत्म होगा? इस वीक में ट्राई करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है। टेस्ट में पॉलिनेशन तक आएगा इसका, जब टेस्ट होगा शायद, उसमें शायद पॉलिनेशन तक है 12 को है ना, तो बीच में एमडी सर आएंगे ना भाई। पूरा आएगा बाय मॉलिक्यूल, बचा उचा नहीं, पूरा आएगा बाय मॉलिक्यूल 12 वाले में। हाँ, किसने कहा है? कल तो डलवाया मैंने, डलवाते हैं उसको।
तुम पढ़ोगे कैसे बायोमोलिक्यूल फिर? अरे ये चैप्टर में है ही कितना सा टॉपिक, ये तो 15-20 मिनट का टॉपिक भी नहीं होगा पॉलिनेशन तक। बायोमोलिक्यूल पढ़ लो भाई, 5-6 क्वेश्चन है। और गरीबी रहती है तुम्हारी बायोमोलिक्यूल में बहुत ज्यादा, अभी भी कुछ लोगों को नहीं आया है, मैं बता रहा हूं। दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चर के साथ तुम डरते हो, तुम्हारे ऑर्गेनिक स्ट्रांग बहुत है इस वजह से। हाँ हाँ, तुमने पढ़ा ही एक टॉपिक है। हाँ, सिर्फ IUPAC आता है तुम्हें, पढ़ लो जल्दी से। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं पूछा जाता कि ये वाले में ये डालेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड, ऐसा रैंडम? मान लो मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा होता तो मैं तो यही करता। हाँ, उसमें कि अच्छा ये कंपाउंड डाला तो क्या बना, तो उसमें ये ऐड करा तो क्या बना, है ना? और जिसको नहीं आता उसको दो चाटे, है ना? कम से कम कंपाउंड ना बने, हीट तो निकलेगा। नहीं। हाँ 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 बेटा। कोन में नहीं होता, एक प्लांट में दो कोन हो सकते हैं या दो फ्लावर हो सकते हैं, ऐसा कैस्टर में होता है। कैस्टर और मेज में होता है, भुट्टा जो है ना, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, प्लांट सेम होता है। ऐसा पाइनस है। चले भाई आगे, जल्दी करो भाई, जल्दी फास्ट। कोशिश करो आज न्यू ईयर पे बायोमोलिक्यूल पढ़ डालो, है ना? वैसे शाम में तुम देखोगे पहले किस किस ने मैसेज किया, है ना? पुराना दोस्त किसका किसका मैसेज आया। हाँ, नहीं नहीं, हाँ 12 बजे करते हैं। हाँ हाँ, नहीं 12 बजे मैसेज तुम लोग खोल के देखते हो कौन जग रहा है, तुम्हें उससे फर्क थोड़ी पड़ता है किसने मैसेज किया क्या। हाँ, नहीं ठीक है। और कुछ लोग स्टेटस देखते हैं कि कौन कौन डॉक्टर बन गया दोस्त हमारा, नहीं? हाँ, नहीं देखते हैं, कोई नहीं बना, ये हाल है। हाँ भाई देखो, डोपा प्राइम बना लेना, जिस बच्चे ने ये बनाया मैं उसके फिर पैसे लूंगा, पहले बता रहा हूँ। फिर मैं डोपा प्राइम पर असाइनमेंट पैसे लेने लगूंगा तुमसे अगर सॉल्व नहीं करोगे खुद से। है, नहीं नहीं, 500 रुपए। हाँ, या तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो पैसे दे देना, ठीक है? हाँ, आ जाओ, जल्दी करो बेटा। एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, जल्दी। जो चीज सिमिलर, जैसे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एवोल्यूशन में, होमोलोगस एनालोगस, ठीक है? जिनका क्या काम, काम सेम है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, क्या होता है वो? ठीक है, काम सेम है ना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। आर्किगोनियम कौन कौन से ग्रुप में होता है? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। नहीं नहीं बेटा, हम लोग बात करते हैं फंक्शन सेम की, ठीक है? फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, क्या होगा? होमोलोगस एनालोगस, एनालोगस होना चाहिए। आओ चलो नेक्स्ट करेंगे। बस करो भाई, कितना लिखोगे इसमें? क्वेश्चन लिखेंगे एक, चलो लिखो जरा। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, चालू करो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, मैं चाह रहा हूं गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन को फिक्स करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, लिखो सबसे पहले। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स जो लीफ में होते हैं, लिख लिया?
लिख लिया गार्ड सेल्स। उसके बाद लिखो रूट एपिडर्मल सेल्स, रूट एपिडर्मल सेल्स, रूट एपिडर्मल सेल्स। तीसरा लिखो पिथ ऑफ स्टेम, पिथ पिथ PITH, पिथ ऑफ स्टेम। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखेंगे स्टिग्मा, फोर्थ लिखेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा कहां होता है? पिस्टिल पे, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे स्टिग्मा। उसके बाद लिखेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल एंटीपोडल, एंटीपोडल। उसके बाद लिखेंगे एग सेल, उसके बाद लिखेंगे एग सेल। एक और लिखेंगे जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन, जनरेटिव, जनरेटिव। एग सेल लिख लिया, एग सेल लिखा सबने। जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन, जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन, ठीक है, क्लियर है। जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन। अब इसमें से बताओ कौन सा स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन है? जल्दी कैसे निकालोगे? डिप्लॉयड एप्लॉयड बताना है जल्दी। कौन कौन? और अगला क्या है? एंटीपोडल गैमेटोफाइट है, एग सेल गैमेटोफाइट है, और जनरेटिव सेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। आखिरी के 3 गैमेटोफाइट हैं, और स्पोरोफाइट कितने? 4। सही है? हाँ भाई ये सही। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कौन बच्चा बताएगा इस बात को कि जो एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स हैं वो जेनेटिकली सेम है कि नहीं? एम्ब्रियो सैक में 7 सेल है, जेनेटिकली सेम है कि नहीं? सेम होंगे, क्योंकि वो एक स्पोर की माइटोसिस से बने हैं। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास एक स्पोर की माइटोसिस से ये सारे सेल बने हैं तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही इसके अंदर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल होते हैं, वो जेनेटिकली सेम होंगे क्योंकि वो भी एक स्पोर की माइटोसिस से बने हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? बेटा स्पोर की माइटोसिस से जो भी सेल्स बनेंगे एक स्पोर की, वो क्या होंगे? जेनेटिकली सेम होंगे। चलिए आगे चलते हैं जरा, इस कहानी में आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन लिखेंगे, है क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा स्पोरोफाइट है, पिस्टिल के ऊपर है ना। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब डिप्लॉयड है, तो सब कौन सी जनरेशन हो गई? स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई, ठीक है। हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। हाँ भाई इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेमन क्या है? ध्यान से देखेंगे। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे पास। उसके 2 पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसकी वर्ल को क्या कहते थे? याद है किसी को? वर्ल ऑफ स्टेमन क्या था? एंड्रोशियम। वर्ल ऑफ स्टेमन क्या था? एंड्रोशियम। सब भूल गए हो? ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एक है एंथर, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। पहला है एंथर, दूसरा क्या है? फिलामेंट है। बोर्ड पे ध्यान देखेंगे सब बच्चे। तो हमारे पास ये एंथर हो गया, इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ रहे हैं। ये वाला हो गया फिलामेंट। हाँ भाई एंथर हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफिटिक। ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, फिलामेंटर, फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसा हो सकता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, फिलामेंट में 2 एंड होते हैं हमारे पास। इस वाले एंड को कहते हैं डिस्टल, डिस्टल एंड, और इस वाले को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। एनसीईआरटी लिखती है कि प्रॉक्सिमल एंड जुड़ता है या तो थैलेमस से या पेटल से, सही है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड, वो कहां अटैच होता है? अटैच ऑन थैलेमस। कहां अटैच होगा? थैलेमस पे। या
पेटल पे, पेटल पे जब अटैच होता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? किसी को याद आया? एपीपेटलस। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। यहां तक ठीक है? अब सुनो ध्यान से। उसके अलावा लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरिएबल हो सकती है। लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरिएबल हो सकती है। अनइक्वल स्टेमन हमने पढ़ा हुआ है, साल्विया और मस्टर्ड। कैन बी अनइक्वल, या हम लिख सकते हैं वेरिएबल। लेंथ ऑफ फिलामेंट कैन बी वेरिएबल। अच्छा, फिलामेंट का वैसे क्या रोल होता है? मान लो काम क्या है फिलामेंट का? एक तो वो एंथर को अटैच करता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्पर्सल में काम करेगा? नहीं, वो तो हवा से हिला, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मान लो एयर पॉलिनेशन नहीं है, फिर मेन काम क्या होता है बेटा? इसके अंदर भी वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो खाना पानी मिनरल ये आगे ट्रांसफर करता है। तो इसका जो रोल है ना, फिलामेंट का रोल क्या है? इट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है क्या? फूड। सही है, फूड हो गया, पानी हो गया, मिनरल हो गया, किसके अंदर? इनसाइड एंथर। सही है, इनसाइड एंथर ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फिलामेंट। इसका मतलब फिलामेंट में वास्कुलर बंडल होते हैं। फिलामेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? वास्कुलर बंडल होंगे। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? और ये फिलामेंट जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर देखो सारे बच्चे बेटा, फिलामेंट हमारे पास जैसे ये एंथर है ना, तो इस एंथर पर ये फिलामेंट अटैच है। मान लो यहां पे, यहां पर ये अटैच है, यहां पर ऐसे फिलामेंट। तो जब मैं इसको काटता हूं ना इस तरीके से एंथर को, तो फिलामेंट मुझे यहां पर वो आर पार प्रेजेंट होता है, तो यहां पर वो इस फॉर्म में ऐसे दिखता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये फिलामेंट है और ये एंथर है, मैंने इसको जब एंथर को ऐसे काटा, तो मैं जब ऐसे देखूंगा ना, तो ये जो फिलामेंट होता है ये पूरे एंथर में आर पार गया होता है, ठीक है। और खाना कैसे ले जा रहा है? नीचे से ऊपर ले गया, साइड में भेजना है खाना। तो यहां पर वो एक टिश्यू की फॉर्म में दिखता है फिलामेंट। उस टिश्यू को हम नाम देते हैं कनेक्टिव्स। क्या नाम देते हैं? कनेक्टिव्स नाम देते हैं। तो कनेक्टिव्स क्या होता है? ये फिलामेंट अंदर तक होगा, तो जब मैं ऐसे काटूंगा तो ये फिलामेंट ऐसे डॉट की फॉर्म में दिखेगा। ये अपना खाना, ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से ये फूड भेजता है बेटा। क्या हो गया इसको भाई? हाँ, खराब नहीं हो गया नलायक। इधर देखो, इधर, इधर देखो, ये कनेक्टिव्स है, ये कनेक्टिव्स यहां पे दिख रहा है। यहां से खाना पानी ऊपर जा रहा है। अब यहां पर होते हैं ये मिडल लेयर वगैरह। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर खाना घुसता है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, जिसमें हमने बोला था कि नीचे से ऊपर वेसल्स और ट्रैकिड्स खाना लाते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे साइड में ले जाते हैं, रेडियल कंडक्शन कहते हैं। ऐसे ही फिलामेंट से नीचे से ऊपर खाना आ गया, साइड में जो खाना जाना है वो किसके अंदर जाना है? ये मिडल लेयर पढ़ेंगे हम आगे। उस मिडल लेयर के अंदर खाना कनेक्टिव से जाता है, ठीक है। और मिडल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वही पॉलन बनेंगे। मिडल लेयर के अंदर टेपिटम है, टेपिटम के अंदर क्या बनेंगे? पॉलन बनेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। तो फिलामेंट में आपने जो क्वेश्चन आया था, शायद नीट 2016 या 17 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का या 18 जो भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था प्रॉक्सिमल एंड वाला, बस, ठीक है, और नहीं आया था कुछ। नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग एंटर पे चल रहे हैं। बेटा एंथर का क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे ये फिलामेंट है ना, ये अंदर तक प्रेजेंट होगा ऐसे पूरा। तो जब तू इसको काटेगा ना एंथर को, तो ऐसे काटेगा, तो ये यहां पर टिश्यू की फॉर्म में दिखेगा ये वाली चीज। उसी को कनेक्टिव्स कहते हैं। तो जब हम आगे डायग्राम पढ़ेंगे ना एंथर का, उसमें जो कनेक्टिव्स दिखाएंगे वो कुछ नहीं है, वो फिलामेंट है जो थ्रू आउट प्रेजेंट है। थ्रू आउट मतलब पूरा अंदर से ऐसे ऊपर तक प्रेजेंट है, हाँ, आर पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यहां अटैच होता है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? सही है? बोलो, लिख लिया सबने? जल्दी करें थोड़ा सा। अगली क्लास किसकी है? किसी के पास आईफोन का चार्जर है अभी? आईफोन चार्जर पहले तो था, पहले बेच दिया? नहीं, गरीब तो वो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्जर की बात में। फोन थोड़ी पूछा मैंने। हाँ, दे दे, ले आ ना, मैं लेने थोड़ी आऊंगा, आजा। हाँ,
नोकिया का चार्जर फोन आता है? नोकिया का फोन कहाँ आता है अब? कहाँ आता है? अरे वो खुद अपने लिए बनाते हैं, अब नहीं आता। अब कहाँ आता है नोकिया का फोन? भाई ये नहीं लगेगा, दूसरे वाला चाहिए, सस्ते आईफोन वाला चाहिए, जिसमें व्हाइट कलर का वैसा होता है, जो पहले वाले में चलता था, 13 12 में। है किसी के पास और कोई? हाँ ये दूसरा टाइप का है, सी है शायद, सी है ना ये? नहीं वीटी सर तो दूसरा फोन चलाते हैं भाई। हाँ 2 लाख का फोन है सर का, ऐसा बता रहे थे। है? चलो कोई नहीं। एमडी सर को फोन चलाना नहीं आता, 90% फंक्शन उनको खुद ही नहीं पता। कल क्या हुआ, एमडी सर की क्लास में कुछ उन्होंने पोल चालू कर दिया, वो हैंग हो गया। बच्चे मुझे फोन करके कह रहे कि सर सर को बोल दो पोल सबमिट कर दे, आगे कमेंट ही नहीं चल रही है। तो सर को पता ही नहीं चलता क्लास में क्या चल रहा है, कई बार वो पढ़ाते रहते हैं। हाँ। नहीं नहीं सर को नहीं पता चलता। हाँ इसलिए सर को जो रहता है ना, बोलते हैं सर थोड़ा आप ठीक से खोला करो, नहीं पता चला कि आपने कोई बातचीत हम लोग कर रहे हैं, वही डिस्कशन बच्चों को बता रहे हो कि इनका सिलेबस अब लपेट देना है करा के, वो डिस्कशन सुना रहे हो है। हाँ इस मंथ का पैसा नहीं आया है ना? हाँ हाँ। नहीं सर्वेश सर को नहीं पता चलता। सर्वेश सर को क्या है, एक बार पढ़ाने घुस गए, उनको सामने क्या दिख रहा कोई मतलब नहीं है, उसे पढ़ाते हैं, वो कमेंट भी नहीं देखते, वो एक भी कमेंट नहीं देखते। हाँ कई बार दो दो मैं तो देखता हूँ फिर भी। कमेंट कहाँ देखते हैं सर्वेश सर? नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलता रहे। हाँ चलो पढ़े आगे, चलो आओ इस पे आओ। डिटेल ऑफ एंथर पढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी करो बच्चे, ये टॉपिक्स पे टाइम नहीं खराब करना ज्यादा। एंथर की डिटेल पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, जल्दी लिखो बच्चे, नोट्स प्रॉपर लिख लो, आपको इन्हीं को ही रीड करना है। यहीं पर कुछ लाइनें हैं, क्वेश्चन यहां पर भी कहां से आएगा, इसमें जो आगे वाला पार्ट है, जैसे लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ पॉलन, पॉलन एलर्जी, और किस तरीके से एक्साइन का स्ट्रक्चर है, एंटाइन का स्ट्रक्चर है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट इतना इजी है, यहां से एक ही क्वेश्चन आया था प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पर क्या अटैच होता है, नीट 2017-18 का क्वेश्चन था वो। क्लियर है? यहां तक चल लिख लिया, आ जाओ। देखो बेटा, हमारे पास ये एंथर है, देखो डिटेल पढ़ रहे हैं हम लोग एंथर की। एंथर नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, देखो हम क्या लिख रहे हैं इसमें, जो एंथर होता है उसमें 2 लोब होते हैं ऐसे, इस तरीके से हम ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको लोब्स कहते हैं। तो एंथर जो होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो एक टिपिकल एंथर, टिपिकल मतलब नॉर्मल, तो एक टिपिकल एंथर जो होता है, बोर्ड पे ध्यान रखें बेटा बात ना करें, टिपिकल एंथर बाई लोब होता है। बाई लोब, लोब का मतलब एंथर में इस तरीके से 2 लोब बने हुए हैं ऐसे। अब क्या होता है ध्यान से सुनेंगे, हर एक लोब में मेरे पास एक लेयर ये प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस ऐसे, उसके अलावा हमारे पास एक लेयर और होती है एंडोथीशियम के ऐसे। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि हर एक लोब में हमारे पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसको बाई थिकस या डाई थिकस कहते हैं। तो हर एक लोब जो होगा, ईच लोब में हमारे पास 2 थीका होता है। थीका का मतलब होता है लेयर, एक्चुअल में थीका का क्या मतलब होता है, लेयर। अब आपको यह समझना है कि इस लोब में यहां पर हमारे पास, समझे इस चीज को, यहां पर हमारे पास इस तरीके से ये फोल्ड दिखता है ऐसे, इस तरीके से फोल्ड दिखता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, ये कैसा दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास ये एंथर है ऐसे, ये इसके 2 लोब हैं ऐसे, आपने क्या किया, इस एंथर को ऐसे काट दिया, काटने के बाद आपके पास ये एक लोब है, इधर देखो बेटा ध्यान से, ये एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, इस तरीके से। हमने क्या देखा है
कि हर एक लोब में इस तरीके से ये ग्रूव है। ये अगर मैं इसको प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, ये वाला ऐसा यहां तक, तो ये जो लाइन है ये यहां से नीचे तक गई है। अगर आप ध्यान से देखो, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सीधे को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ग्रूव शब्द का मतलब है कि प्लेन सरफेस से इस तरीके से अंदर ऐसे कुछ बेंड हो रखा है, इसको ग्रूव कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब जैसे एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, इन दोनों लोब में ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो क्या कर रही है बेटा, एक कॉर्नर ये बना रही है और एक कॉर्नर ये बना रही है। और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करती है लेंथ वाइज। कैसे रन कर रही है, लेंथ वाइज। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पे लिख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव रन कर रहा है लेंथ वाइज। रन कर रहा है कैसे, लेंथ वाइज, और सेपरेट कर रहा है दो थीका को। बेसिकली एक्चुअल में वो क्या करता है, सेपरेट दो थीका हम लिख रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या करता है कि जो ये लोब है ना, इसमें दो कॉर्नर्स बना देता है, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास पहले से इस लाइन की वजह से एक लोब और एक लोब ये बना हुआ है, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से एक ये बन गया एक ये बन गया। तो जो एंथर होता है ना, एंथर जो होता है उसके चार कोने होते हैं। एंथर जो होगा उसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, चार। तो चार कॉर्नर्स के लिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रागोनल। क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं। अब इस हर एक कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया गोल होता है, तो जो एंथर है उसके चार कॉर्नर्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं, टेट्रागोनल। और उसमें जो है हर कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पर हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब सुने ध्यान से, सिंगल को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ रहा है। तो हर कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसको एनसीईआरटी कहती है सर्कुलर है आउटलाइन में। कैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंथर कैसा है और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है। एंथर टेट्रागोनल है, मतलब चार कोने हैं, सही है। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, सर्कुलर। हर एक एंथर में दो लोब है, हर एक लोब में एक लाइन है जो लेंथ वाइज रन करती है। इसी लाइन पर हमारे पास एंथर खुलता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनती है। डिहाइसेंस क्या होता है, सुनना सुनो, खुलना। हमने फ्रूट्स में पढ़ा था कि मटर एक ऐसा फ्रूट है जो खुलता है, उसको हम डिहाइसेंट फ्रूट कहते थे, याद आ रहा है। ऐसे ही क्या होता है, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो वो खुल जाता है, उसमें पॉलन निकलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहां बनती है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहां बनती है फॉर्म, तो मैंने ऑप्शन लिख दिया बिटवीन टू लोब, मेरे पास दो लोब में बनेगी। मैंने लिख दिया कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पे बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पे बनेगी। फिर मैंने यहां लिख दिया ट्रांसवर्स ग्रुप पे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ट्रांसवर्स ग्रुप पे बनेगी। क्लियर है। तो जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है वो हमारे पास कहां बनती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। मतलब यहां पर एक लाइन बनती है, डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला अगर आप डायग्राम देखोगे ध्यान से, इसमें ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। यहां पे ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है हमारे पास, इस वाले डायग्राम में, रुक जा भाई, हट नालायक, ये जो देख रहे हो, ये जो है ये एक कॉर्नर बन गया, एक ये कॉर्नर बन गया, ये वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लेंथ वाइज गई है, यहीं पर ये खुलता है और यहीं से पॉलन निकलता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव अगर आप देखें ऐसे, ये एंथर है यहां पर ऐसे, तो ये है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहां पे जो पूरा लेंथ वाइज गया हुआ है, देखो ऐसे पूरा नीचे तक गया हुआ है, यहीं से खुलता है ये। तो यहीं पर क्या प्रेजेंट होती है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। कनेक्टिव यहां होगा, जैसे ये है ना मेरे पास, ये यहां पे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट यहां पर आएगा यहां पे, तो यहां से खाना इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा,
इसके अंदर और इसके अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कैसे प्रेजेंट है? लेंथ वाइज। कैसे प्रेजेंट है? लेंथ वाइज। ये लिख लो एक बार फटाफट से। नॉर्मल। टिपिकल का मतलब ज्यादा, एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग पहले लिखवाते थे मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस एंथर होता है, ऐसा लिखवाते थे। या हम लोग कुछ और एग्जांपल लिखवा के, तो वो क्या होता था, इस टॉपिक में कुछ एक्सेप्शन लिखवाई जाती थी, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो हमें नहीं करनी वो। सही है? समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में कोई एक्सेप्शन नहीं दे रखी किसी तरह की, तो हम उल्टे सीधे एग्जांपल्स नहीं याद करेंगे। अगर किसी के पास किसी कोचिंग के नोट्स भी हैं, वहां पर होगा कि मोनोथिकस एंथर कहां होता है और ये सब, ये फर्जी चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है? जल्दी करो बेटा। थीका को कैसे सेपरेट, एक्चुअल में लेयर्स को हम लोग पहले क्या पढ़ा देते थे कि बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, इसको इससे अलग कर रहा है। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सिर्फ कॉर्नर्स बना रहा होता है लोब में। लोब में क्या बनाता है? कॉर्नर्स, इतना काम करता है। ठीक है, जो लाइन लिखी एनसीईआरटी वो बता दी, बाकी ऐसा चीज में कुछ और डिटेल नहीं पढ़नी है अपने। हाँ हाँ, एंथर प्रॉपर काटोगे ऐसा दिखेगा। आप ट्रांसफर सेक्शन तब काटते हो जब सब जगह से सेम चीज बने, तभी ट्रांसफर्स काटते हैं, नहीं तो कौन सा सेक्शन काटते? लॉन्गिट्यूड में। समझ में आ रहा है? जल्दी करो, यंग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ह्यूमन में बेटा ट्रांसफर से काम चल जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा सेक्शन काटते हैं? ट्रांसफर्स, क्योंकि उसमें वो 4 लेयर होती है। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस, सिरोसा। थीका का मतलब लेयर ही होता है, और ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल में क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो लोब को ना 2 हिस्सों में अलग कर रहा है। ठीक है, हाँ वही बताए थे। पर थीका का एक्चुअल मीनिंग, थीका वर्ड का मतलब ही लेयर होता है। हाँ, 2 लेयर होती हैं हर एक लोब में। बाद में क्या होता है, ये अलग बनती है, ये जो हम पढ़ेंगे ना मिडल लेयर, ये बाद में अलग लेयर्स बनती हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम को बनाती हैं। नहीं तो हर एक लोब में ऐसे 2 लेयर होती हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स याद रखना। हर एंथर के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। तो वो स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्रागोनल। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है हमने। ठीक है, चलें आगे। एक बार यंग एंथर का डायग्राम देख लो और फटाफट से उसकी लेयर्स देख लेते हैं, ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। चले जल्दी से करो, जल्दी बेटा, फास्ट। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। जल्दी फास्ट बेटा। लिख लिया? ठीक है, एक्चुअल में होता है लेयर्स। और वो लेयर जो है उनको, वो लेयर किस में प्रेजेंट है? लोब में। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव उनको 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है बस। थीका सेल्स से बने हैं, सेल सेल। हाँ, ये जो बने हैं ना, ये एक येरी एक येरी, ये थीका है। ठीक है, आ जाओ। यंग एंथर पढ़ रहे हैं बेटा। लिख रहा है कोई? लिख लिया? अरे लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया सबने? आ जाओ। हमारे पास यंग एंथर है, ध्यान से सुनेंगे। यंग एंथर की लेयर्स पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नॉर्मल पैरेन्काइमा की बनी है।
थोड़े बड़े साइज के सेल्स हैं बेटा ये, इनको कहते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं इनको? एंडोथीशियम बोलते हैं। उसके बाद इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों लेयर कॉमन है पूरे इसमें। उसके बाद इन लेयर्स को कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है वो 2 से 3 सेल या 1 से 3 सेल थिक होती है। मतलब सिंगल लेयर भी हो सकती है ऐसे, या एक से ज्यादा सेल्स की लेयर भी हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं 1 से 3 सेल थिक होती है कौन? मिडल लेयर। उसके बाद सबसे अंदर हमारे पास ये लेयर होती है, इसको टेपिटम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेपिटम। अब ये आउटर टू इनर जा रहे हैं। सबसे बार एपिडर्मिस है, दूसरे नंबर पे एंडोथीशियम, तीसरे पे मिडल लेयर, फोर्थ पे टेपिटम। ध्यान सुनेंगे बेटा, पहले क्या होता था, हम लोग ऐसे भी पढ़ाते थे कि एक सेल्स होते हैं आर्किस्पोरियल सेल, उनसे हमारा ये बना वो बना, वो सब नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 4 लेयर हैं, उन लेयर्स के क्या फंक्शन है, कैसे सेल्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। अगर आपको याद हो एपिडर्मिस के नॉर्मली सेल की शेप क्या होती है? ये तो पैरेन्काइमा है, और कैसा है? आउटर मोस्ट है। कैसी शेप होती है बेटा? किसी को याद है शेप? इलोंगेटेड। शेप कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी। और कोई शेप नहीं होती, सिर्फ यही शेप होती है, इलोंगेटेड। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं उनका साइज लार्जर होता है एपिडर्मिस से। साइज लार्जर है किसका? ऑफ सेल्स का। किसके कंपैरिजन में? देन एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मैं आपको जो समझा रहा हूं यहां पे। मान लो आपके पास ये हमारे पास एंडोथीशियम के सेल्स हैं। अब इन एंडोथीशियम की सेल्स पे ध्यान से समझेंगे, इनकी सेल्स पे बेटा हमारे पास यहां सेलुलोज वगैरह कुछ ऐसे थिकनिंग होती है, ऐसे दीवारों पे। और वो जो थिकनिंग होती है वो क्या करती है? पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? पानी। हम क्या समझाएंगे आपको अभी? एनसीईआरटी लिखती है एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर का काम है प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में हेल्प करना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से मेन लेयर कौन सी है जो डिहाइसेंस में हेल्प करती है, वो एंडोथीशियम होती है। कैसे होती है मैं समझाता हूं आपको। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, जो एंडोथीशियम के सेल्स होते हैं उनमें ये इस तरीके से सेल होता है, उनके दीवारों पर सेलुलोज की थिकनिंग होती है, ऐसे सेलुलोज लगा रहता है, ऐसे काफी ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज लगा रहता है। अब क्या होता है, सेलुलोज जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उन सेल्स का साइज बढ़ जाता है। अगर सेल का साइज बढ़ गया तो सेल्स के बीच में गैप खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल का साइज बढ़ गया तो बीच में क्या खत्म हो गया? गैप खत्म हो गया। अगर हमारे पास पानी डिक्रीज होता है, पानी अगर मेरे पास डिक्रीज हो जाता है तो सेल्स के बीच में गैप बन जाता है ऐसे। अगर सेल के बीच में गैप बन जाएगा तो यहां से क्या निकल सकता है? पॉलन निकल सकता है। यहां से आर पार क्या जा सकता है? पॉलन जा सकता है। यह काम इस पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो एंडोथीशियम सेल्स होते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। इस पॉइंट पर हमारे पास जो एंडोथीशियम सेल्स होते हैं, यहां पर इधर देखो हम इसकी बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ये जो एंडोथीशियम सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच की दीवारों पर ये जो एंडोथीशियम सेल्स हैं यहां पर ये रहे, इन सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। जैसे ही एंथर सूखता है, जब आप पढ़ोगे ना कि एंथर में से पॉलन कब रिलीज होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि एज एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट समझ में आता है? ड्राई होगा और डिहाइड्रेट होगा। तो इन सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, ऐसे सेल छोटे हो जाते हैं, गैप क्रिएट हो जाता है। और तो जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो यहां छेद बन जाएगा जहां से पॉलन क्या निकल पाएगा? बाहर निकल पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी लेयर्स हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में, आउटर 3, लेकिन उसमें भी कौन सी ऐसी लेयर है जो मेनली डिहाइसेंस में हेल्प करती है? एंडोथीशियम। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है बेटा इसको। क्लियर है? तो हमारे पास क्या होगा, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा? सेल का क्या इंक्रीज हो जाएगा?
साइज इंक्रीज हो गया। और पानी डिक्रीज कब होता है? व्हेन एंथर मैच्योर। जब कौन मैच्योर हो रहा है? एंथर मैच्योर हो रहा है। तो सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। ये है एंडोथीशियम। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? मिडल लेयर आती है। मिडल लेयर कितनी थिक होती है बेटा? हमने लिखा 1 से 3 सेल थिक होती है। 1 से 3 सेल थिक होती है। दूसरा ध्यान से सुनेंगे, मिडल लेयर क्या करता है? यहां से कनेक्टिव्स होते हैं। इन कनेक्टिव से खाना मिडल लेयर से होता हुआ टेपेटम में जाता है। तो मिडल लेयर क्या करता है? खाने को पास करता है टेपेटम में। एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं कि टेपेटम नरिशमेंट देता है पॉलन ग्रेन को, पर टेपेटम को खाना कहां से मिला था? मिडल लेयर से। और मिडल लेयर को कहां से मिला था? कनेक्टिव से। तो मिडल लेयर क्या करती है? ये पास करती है न्यूट्रिशन। ये पास करती है न्यूट्रिशन किसको? न्यूट्रिशन फ्रॉम कनेक्टिव्स से किसको? टेपेटम को। कनेक्टिव से किसको? टेपेटम को। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी इस बात को ऐसे लिखती है कि जो आउटर 3 लेयर हैं, जो आउटर 3 लेयर हैं, उनके काम है बेटा प्रोटेक्शन। रोल क्या है? प्रोटेक्शन प्लस डिहाइसेंस। क्या रोल है? प्रोटेक्शन प्लस डिहाइसेंस। ये सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे। ये सारे सेल्स क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। और ये सारे सेल्स स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट होंगे। समझ में आ रहा है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोटेक्शन प्लस डिहाइसन। व्हाट इज डिहाइसेंस? कौन ओपन हो रहा है यहां पे? एंथर क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। सही है। पॉलन रिलीज हो रहा है और एंथर क्या हो रहा है हमारे पास? ओपन हो रहा है। जल्दी लिखो इसको, मैं वो बता रहा हूं आपको। टेपिटम वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। टेपिटम के 3-4 रोल बताने, क्योंकि 3-4 रोल एनसीईआरटी के बाहर से उसने पीवाईक्यूज में पूछे हैं, सिर्फ इसलिए लिखवा रहे हैं। हाँ, क्या? वो सेलुलोज होता है बच्चे। एक्चुअल में क्या होता है? पैक्टिन और सेलुलोज हाइड्रोफिलिक टाइप से होता है। ये सेलुलोज है। सेलुलोज क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? पानी। आपने देखा है लकड़ी जो होती है पानी एब्जॉर्ब करती है। लकड़ी क्या है? सेलुलोज। पढ़ा है हमने? लकड़ी क्या है? सेलुलोज है। ठीक है, तो लकड़ी पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, ऐसे ही सेलुलोज कर सकता है। जल्दी करिए बेटा, फास्ट रहेंगे इस वाले टॉपिक पे। कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे ना, पेरेंट्स ने मैसेज नहीं किया। आज शाम में जाके बताऊंगा। नहीं, मैसेज या फोन नहीं आया अभी तक, है ना? हमारी कोई चिंता ही नहीं है। आ गया? हाँ। हाँ, नहीं कुछ वेट कर रहे होंगे। हाँ, कुछ बच्चे शाम में लड़ाई करेंगे फोन करके पेरेंट्स से, नहीं? हाँ कि, हाँ, नहीं तो गाली खाने का काम है तुम्हारे। हाँ, कुछ कह रहे होंगे हमने पैदा होके एहसान कर दिया, आप लोग फोन भी नहीं कर सकते हैं, नहीं है? आपके घर पैदा हो गए, इतनी बड़ा काम किया हमने, नहीं? है ना? नहीं तो हम तो अंबानी के वहां जा रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। हाँ, ठीक कर रहे थे। हाँ हाँ, फिलामेंट लेके ऊपर आया, वो मिडल लेयर से होता हुआ टेपेटम के पास जाता है। हाँ हाँ, एक हो, दो होगा लॉन्गिट्यूडल ग्रुप। ये वाला नहीं है लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप नहीं है, वो नहीं है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये है। ये दोनों दो होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, और उनको धमका देना पेरेंट्स को, नहीं है? मुझे क्यों आएगा? अरे घर मेरे को रात में जगा के जबरदस्ती वीडियो कॉल करते हैं, तुम्हें क्या पता? मान लो मेरा बेटा होगा और रात में जगा के, नहीं उसको करना ही है केक काटना रात में, तो वो वाली चीजें हमारे घर में तो और है। हम ज्वाइंट में रहते हैं ना बेटा, तो
हाँ, उसमें अलग टॉर्चर है? बेटा हमारा, हम जब एक एज हो जाती है तो पेरेंट्स फिर ज्यादा बोलते नहीं है किसी भी चीज के लिए, वो बल्कि डरते हैं कि क्लास में होंगे, नहीं करना है करना है, ये वाली स्थिति रहती है। लेकिन अभी जो आपका है, अभी तो आप लोग मतलब जिस एज में हो पूरी तरह से डिपेंड हो, ठीक है, तो उनका अधिकार है आपको फोन करके सुनाने का, ठीक है। और फिर अभी 3-4 महीने है ना, पढ़ाई करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चे, मिडिल लेयर में फूड स्टोर नहीं हो तो आगे पास कर देता है, फूड टेपेटम के पास होता है एक्चुअल में, क्लियर है। पर टेपेटम के पास आएगा कहां से, कहीं से मिलना चाहिए उसे, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक लॉजिक है, या तो बहुत सारी लेयर्स हो जिसमें खाना हो, नहीं तो कहीं से वो लेकर पास कर रहा हो, ठीक है। टेपेटम सिंगल लेयर होता है, और टेपेटम में साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है। टेपेटम क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी चीज में डेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसका सीधा मतलब होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फंजाई में पढ़ी थी, याद है? और वो भी बहुत एक्टिव था। जो आपके पास प्लाज्मोडियम स्टेज थी, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म, इस बात का प्रूफ होता है कि वो पर्टिकुलर टिश्यू मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा एंजाइम बना रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा काम इस लेयर में कौन करता है? टेपेटम करता है। कौन करता है? टेपेटम करता है। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा आगे चलेंगे, लिख लिया सबने? जल्दी करो। मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई या मल्टी? नहीं नहीं, न्यूक्लियस थोड़ी जाएगा, उस मिडल लेयर अलग लेयर है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेयर वाइज मिडल लेयर 1 से 3 सेल थिक होती है, बोलने को बोल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बेटा, टेपेटम लिखेंगे, लिख लिया? जिन्होंने लिखा है एनसीईआरटी पढ़ो, खाली बैठे हैं? हाँ बेटा। फ्लोरिकल्चर फ्लावर इंडस्ट्री, यस। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर लगभग एक जैसी बात है। हॉर्टिकल्चर में कौन सा हार्मोन था? ऑक्सिन। याद करो, स्टेम कटिंग। हाँ, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, याद आया किसी को? ऑक्सिन क्या था? रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रोज में। हाँ, फ्लावर इंडस्ट्री को हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं, फ्लोरिकल्चर बोल सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, पढ़ लिया करो यार एनसीईआरटी इस चैप्टर का, फिर टाइम नहीं। मेरी बात सुनो, इस चैप्टर को आप कैसे कर सकते हो? बेस्ट तरीका क्या है, क्लास में एनसीईआरटी भी लेके बैठा करो, अलग से टाइम मत निकालो इस चैप्टर में। जब आप लिख लो जल्दी, जो भी बच्चे, फटाफट से एनसीईआरटी तुरंत रीड कर लिया करो। रीजन क्या है? क्योंकि इस चैप्टर के लिए अलग से टाइम मत निकालो, इसमें बहुत डाटा नहीं है, आसान चैप्टर है। अलग से अच्छा सा करने के लिए टाइम निकालोगे तो फिर अगले सेशन में निकलेगा, मई तक में नहीं निकल रहा है टाइम अब अलग से, ठीक है। कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि अच्छा टाइम आएगा फिर पढ़ेंगे, आ गया जो अच्छा आना था, ये अच्छा ही चल रहा था, अब खराब चलेगा। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे थे वेट करते हैं अभी, फिजिक्स प्रैक्टिस करेंगे जब टाइम मिलेगा, आज तक नहीं मिला वो टाइम। नहीं। हाँ है, डिस्टिंग मतलब अलग से पता चलता है, एक्चुअल में कॉर्नर्स हैं ये दिखते हैं, एंथर को जब हम देखते हैं ना प्रॉपर बाहर से, डिस्टिंग की का मतलब होता है अलग से पता चलना। आ जाओ, टेपेटम की बात कर रहे हैं भाई, इधर देखेंगे। टेपेटम क्या 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 बातें हमें याद रखनी है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, बेटा प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, बातें ना करो। तुम्हारा बगल वाला बच्चा भी टाइम पास कर रहा है, वो पढ़ लेगा घर जाके। हाँ, तुम ही नहीं पढ़ते हो, और आके कहता है कि मैं बिना पढ़े नंबर लाता हूं, ऐसा कोई नहीं होता। इधर देखेंगे ध्यान से, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पॉसिबल है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। इसके अलावा इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बना रहे होते हैं। ये टेपेटम है, ये क्या है? टेपेटम है। टेपेटम के अंदर जो सेल्स होते हैं, इधर बोर्ड पे ध्यान दें, ये यहां पर डिप्लॉइड सेल्स हैं। इन डिप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं हम लोग
स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। इन स्पोरोजिनस टिश्यू का एक और नाम होता है पॉलन मदर सेल। क्या नाम होता है? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल का मतलब, यहां पर मदर सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होगी। आपने स्पोर मदर सेल वर्ड सुना था स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो डिप्लॉयड सेल्स है। टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू जेनेटिकली सेम है, अभी मियोसिस नहीं हुई है। ये सब स्पोरोफाइट का पार्ट है। अब सुने ध्यान से, टेपिटम क्या क्या काम करता है, ध्यान से सुनते चलेंगे। इसका जो रोल है टेपिटम का, सबसे पहले तो फीचर की बात करते हैं। ये कैसी होती है? बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है ये, ठीक है। उसके अलावा इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब ये काफी ज्यादा एक्टिव होती है। अब अगर मैं इसके रोल की बात करूं, तो रोल में सबसे पहला रोल जो एनसीईआरटी लिख रही है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। किसको दे रहा है? डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आगे डेवलप करेगा, मेल गेमेटोफाइट है, उसमें फूड रिजर्व होना चाहिए थोड़ा बहुत पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। तो डेवलपिंग पॉलन को ये क्या कर रहा है? फूड रिजर्व दे रहा है। दूसरी चीज बेटा, टेपिटम क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है वेसिकल की फॉर्म में। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, इधर देखो सारे बच्चे। हमारे पास किसी भी पॉलन में एक आउटर लेयर होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन। ध्यान से सुने, एक्साइन केमिकल है बेटा, एक्साइन केमिकल की लेयर है, सही है। एक्साइन जो है वो किसने डिपॉजिट करी है? टेपेटम ने। किसने डिपॉजिट करी है? टेपेटम ने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे किसी सेल के बाहर सेल वॉल डिपॉजिट की जाती है सेलुलोज की फॉर्म में, ऐसे ही पॉलन ग्रेन के बाहर एक्साइन डिपॉजिट की जाती है। वो डिपॉजिट कौन करता है? टेपेटम डिपॉजिट करता है, सही है। और कैसे करता है? टेपेटम ग्रेन्यूल रिलीज करता है। क्या करता है? ग्रेन्यूल रिलीज करता है, जैसे वेसिकल टाइप से। तो टेपेटम रिलीज करता है, टेपेटम रिलीज करता है यूबिस ग्रेन्यूल। एक साइंटिस्ट था, उसने स्टडी करी थी कि टेपेटम कुछ केमिकल, कुछ वेसिकल्स निकालता है, और वो एक्साइन के चारों, सॉरी, वो पॉलन के चारों तरफ एक्साइन बना देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट रहे होंगे जिनका नाम यूबिश है, उनके नाम पर कुछ ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल का मतलब होता है कुछ इनसॉल्युबल जैसे स्ट्रक्चर्स, वो टेपिटम बनाकर कहां डाल देता है? उस कैविटी में, उस जगह पर जहां पर पॉलन बन रहे थे। तो उन ग्रेन्यूल्स का नाम क्या है? यूबिस ग्रेन्यूल। और वो कौन सी लेयर बनाता है? एक्साइन। कौन सी लेयर बनाता है? एक्साइन। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे इंटाइन बनाया है किसने? माइक्रोस्पोर ने। सुनो ध्यान से, स्पोर ने इंटाइन बनाया था। जैसे मान लो किसी पॉलन ग्रेन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली लेयर इंटाइन है और ये वाली एक्साइन है। एक्साइन टेपिटम ने बनाई, इंटाइन बनाई थी इसी स्पोर ने खुद। तो इंटाइन का नेचर गैमेटोफिटिक है, एक्साइन का नेचर स्पोरोफिटिक है। वो सेल नहीं है एक्साइन, पर उसको बनाया किसने है? टेपेटम ने। इसलिए एक्साइन का नेचर क्या होता है? स्पोरोफिटिक। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि एक्साइन को बनाया किसने? टेपेटम ने। एक्साइन सेल नहीं है, केमिकल है, जैसे सुबिरिन, पैक्टिन, सेलुलोज। ऐसे ही एक्साइन क्या है? लेयर है। तो अगर हम सेकंड रोल लिखें, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम सेकंड रोल लिखें, सेकंड रोल लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि एक्साइन जो है, एक्साइन प्रोड्यूस बाय टेपिटम। एक्साइन को कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। अब अगर तीसरा रोल देखें बेटा, हमारे पास क्या होता है? पॉलन जो होते हैं, जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, वो स्टिकी होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्टिकी। उसके बाहर एक केमिकल होता है, उसे पॉलन किट कहते हैं। स्टिकी होते हैं बाई पॉलन किट। क्या होता है? पॉलन किट एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है। उसको कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाई टेपिटम। जैसे जो विंड पॉलिनेटेड होता है वो नॉन स्टिकी होता है, चिपकता नहीं है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, विंड पॉलिनेशन वाला हवा से उड़ के कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, अगर स्टिकी होता तो कहीं चिपक जाता। सिर्फ इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला उसके पैर में चिपकता है। उसके लिए उसके बाहर कुछ केमिकल बनाना पड़ता है। वो केमिकल का नाम क्या है? पॉलन किट। वो कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। समझ में आ रहा है? अब एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जो टेपिटम बनाती है, उसका नाम है कैलेज। कैलेज जो है एंजाइम,
प्रोड्यूस बाई टेपेटम, प्रोड्यूस बाई टेपेटम कैसे, मैं समझाता हूं। पहले पूरा प्रोसेस समझोगे तो एक बार में समझ में आएगा। इधर देखो सारे बच्चे, आपके पास ये सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये सारे सेल्स क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब क्या हो रहा है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से, क्योंकि वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार कैसे मियोसिस करनी है, तो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल्स के बीच में सेल्स हैव कौन सा कनेक्शन? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब क्या करना होता है, अगर इनको अलग अलग कर देंगे तभी अलग अलग मियोसिस होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इनको सेल्स को सेपरेट करते हैं। सेल्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हर एक सेल के बाहर, हर एक सेल के बाहर जो जो उनके बीच में कनेक्शन था उसको तोड़ने के लिए उनके बाहर एक केमिकल डिपॉजिट कर देते हैं। उस केमिकल का नाम होता है कैलोज। एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बीटा 1,3 लिंकेज होती है, कार्बोहाइड्रेट है। मैं बीटा 1,3 बोल रहा हूं, अलग लिंकेज हो गई 1,4 से, सेलुलोज में 1,4 होती है। तो ये जो केमिकल जब आया उसकी वजह से इनके बीच के कनेक्शन टूट गए। जब ये कनेक्शन टूट जाते हैं तो सेल अलग अलग हो गया। अब इसका नाम बन जाता है पोलन मदर सेल। अब क्या बन जाता है ये? पोलन मदर सेल, क्योंकि इसके बाहर एक केमिकल आ गया जिसका नाम क्या है? कैलोज। जैसे सेलुलोज होता है ऐसे कैलोज होता है। ठीक है, क्या होता है? कैलोज होता है। मेरी बात समझो। अब जब ये कैलोज आ गया, इसके बाद हर एक सेल अलग हो गया। तो ईच पोलन मदर सेल, ईच पोलन मदर सेल क्या शो करेगा? मियोसिस। क्या शो करेगा? मियोसिस शो करेगा। जब हर एक ने मियोसिस शो कर दी तो कितने माइक्रोस्पोर बनाएगा? 4। लेकिन वो चारों अभी भी कैलोस से सराउंड है। समझ आ रहा है किसी को? ये 4 क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए। इसके बाहर अभी भी क्या है? कैलोज है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये माइक्रोस्पोर है, हर एक माइक्रोस्पोर क्या बना सकता है? पोलन। हर एक माइक्रोस्पोर क्या बना सकता है? पोलन। तो ईच माइक्रोस्पोर पोलन बना सकता है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है? कैन गिव पोलन। क्या देता है? पोलन देता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कैलोस को डाइजेस्ट नहीं करूंगा तो ये अलग अलग नहीं होंगे, पोलन गेन अलग अलग नहीं होंगे, चारों पोलन एक साथ के साथ जुड़े रह जाएंगे। हमने कैलोस क्यों बनाया था? ताकि हम स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में क्या तोड़ सकें? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। अगर मैं कैलेज नाम का एंजाइम नहीं बनाऊंगा टेपेटम से तो कैलोज नहीं हटेगा। कैलोज नहीं हटेगा तो हर माइक्रोस्पोर एक पोलन बनाएगा, तो वो चारों पोलन एक साथ रह जाएंगे। समझ आ रहा है? चांसेस कम हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के। ये चीज समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या होता है? कैलेज नाम का एंजाइम। कैलेज एंजाइम कौन बनाता है? टेपेटम, बाई टेपेटम। उससे माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। उससे क्या हो गई? ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए। अब हर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बना देगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, एक टाइफा शायद नाम का प्लांट है जिसमें ये कैलेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो वहां पर क्या होता है? 4-4 पोलन एक साथ उड़ के जाते हैं, उसको कहते हैं हम कंपाउंड पोलन। सही है? पर हमें कंपाउंड पोलन नहीं पढ़ना, हमें ये समझना है कि पीवाई क्यूज में कैलेज मिल जाएगा, यूबिस ग्रेन्यूल मिल जाएगा, एक्साइन मिल जाएगा। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये रोल दिया है, ये 3 रोल आपके पीवाईक्यू के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? कैलेज क्या है? जो क्या है? एंजाइम बाई टेपेटम। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर है। हर एक माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? अब माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए, बोलो। माइक्रोस्पोर क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन सुनो ध्यान से, जो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में क्या है बेटा, फिजियोलॉजी जो एक ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये एक तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी है ना। रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट ही होता है। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे पीवाईक्यू के थ्रू कुछ एनसीईआरटी के बाहर का देना है तो मैं फिजियोलॉजी वाला ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करने को बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल किंगडम में पहले क्वेश्चन आते थे लार्वा के, इसका लार्वा उसका लार्वा पूछे जाते थे, वो आने के 0 चांस हैं।
लेकिन इनके आने के चांस इसलिए हैं क्योंकि फिजियोलॉजी में ये वाले पीवाईक्यूज कई बार रिपीट हुए हैं। दूसरा, फिजियोलॉजी में टीचर ज्यादा कंफर्ट फील करता है एनसीईआरटी के बाहर का देने का। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप पूरी एनसीईआरटी कर लिया करो। उसके अलावा पीवाईक्यू जो 10 साल के हैं उनमें से अगर डाटा बाहर का उसको वहीं याद कर लो बस। समझ में आ रहा है? तो अगर वो उठाकर देगा भी तो आपको वही देगा क्वेश्चन जो उसके पीवाईक्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे प्लेसेंटा की टाइप होती है, वो तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा होते हैं। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट दे रखी है उसकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसमें लेयर्स बनती हैं जो, है ना, तो उनमें क्या किया करो एक बार समझ के पीवाईक्यूज में से देख लिया करो कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर वो पूछेगा भी ना तो वो वही सेम क्वेश्चन उठा के डालेगा वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन आया था जी नॉट का कि वो एग्जिट करता है सेल साइकिल, वो एआईपीएमटी 2012 का सेम क्वेश्चन ऐसे कैसा उठा के डाल दिया। वो एनसीईआरटी में नहीं था उस वो लाइन, लेकिन उसने क्या की 2012 का क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया। तो अगर उसको बाहर के क्वेश्चन डालने हैं तो कंफर्ट उसका पीवाईक्यू वो भी फिजियोलॉजी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। आप जो पूछते हो कि सर ये एनसीईआरटी के बाहर का करूं नहीं करूं, आंसर देख के उसको याद कर लिया करो। समझ में आया? और वो भी सिलेक्टेड चैप्टर के, सारे नहीं। फिजियोलॉजी क्योंकि वो कंफर्ट फील करेगा यूबीज ग्रेन्यूल देने में, लेकिन वो एनिमल किंगडम में से लार्वा नहीं देगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हमने क्या किया, आपको PS2 PS1 के इनिबिटर नहीं लिखवाए, एक का डीसीएमयू होता है एक का पैराक्वेट होता है। वो इस तरह का डाटा नहीं पूछेगा। हाँ, वो क्या कर सकता है, कुछ ऐसा डाटा पूछ सकता है जो मतलब फंक्शन बेस्ड हो, एमर्सन पूछ सकता है, वो रेड ड्रॉप इफेक्ट वो सब वो पूछ सकता है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि डीसीएमयू PS2 का इनिबिटर है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर है? प्लांट ग्रोथ में वो कोई ऐसा बायोएस से नहीं पूछेगा जो बिल्कुल नहीं दे रखा, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछ देगा उल्टा सीधा। क्लियर? एक पैटर्न होता है एग्जाम का, ऐसा नहीं होता कुछ भी आता है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं। फिजियोलॉजी में खासकर इस चैप्टर में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है पीवाईक्यू, कोशिश करना उसको वही याद कर लेना अगर एनसीईआरटी का नहीं है, सिर्फ 10 साल तक। ठीक है? प्लांट फिजियोलॉजी में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में। क्लियर है? क्योंकि एनिमल किंगडम एनसीईआरटी में इतना डाटा है उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वही मुश्किल से याद हो रहा है। प्लांट किंगडम वही मुश्किल से याद हो रहा है, मॉर्फोलॉजी उतने में ही घूम जाएगा तो बहुत है। समझ पा रहे हो? जिन चैप्टर्स में डाटा कम है, जहां पर टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे को थोड़ा आ गया, वहां बाहर जाने के उसके चांसेस बनते हैं। ठीक है? इजी चैप्टर है तो इसमें उसको फील होता है कि बच्चे से थोड़ा पूछ सकते हैं। तो इसीलिए 2016 वगैरह में सॉलिड स्टाइल होलो स्टाइल का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें था ट्रांसमिशन टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और वो किसका है, दिनेश या किसी ट्रूमैन में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये थोड़ी मैं पूरा चैप्टर पढ़ने लगूंगा, मैं याद कर लूंगा उसे। क्लियर है? क्योंकि आप बेटा किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर ही नहीं सकते जो अनप्रिडिक्टेबल है। तैयारी सिर्फ प्रिडिक्टेबल चीज की पॉसिबल है। हाँ, आप उन चीजों को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। क्लियर है? इतना ही कर रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं इसको आगे। ठीक है? कुछ बच्चे थैंक गॉड बोलते हुए, है ना? हाँ, कैलोस केमिकल है।